हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम जे एस गिल। और बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2023 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स और बेस्ड ऑन the feedback which I get from the top rankers or the student who are preparing for 1 to 2 years, or as well as feedback which I received from the other teachers, I am giving you an realistic plan for GATE 2023। ऐसा प्लान नहीं, कोई हाइपोथेटिकल प्लान नहीं जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा जेन्युइन प्लान जिसको आप फॉलो करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। सो टुडेज is this discussion or video is about roadmap for GATE 2023। okay, right। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको सबसे पहले सोचना चाहिए कि व्हाट इज योर टारगेट, कि आप गेट का स्कोर लेके करना क्या चाहते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि आप एमटेक करना चाहते हो, आप पीएसयू में जॉब चाहते हो, आप निटी से एमबीए करना चाहते हो, या आप कुछ और करना चाहते हो। आप एक बार बैठ के जरूर सोचो कि व्हाट इज योर टारगेट, आप गेट क्यों देना चाहते हो, आप गेट देने के पीछे आपका जो एक्चुअल मकसद है क्या है। ये सब चीजें मैटर करता है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो और आप अपने करियर का 1 साल देते हो तो रिमेंबर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आप डिसाइड करो कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका 100% फोकस, 100% अटेंशन प्रिपरेशन पे रहना चाहिए, ना कि बाकी सारी चीज़ों पे होना चाहिए। तो आप जरूर सोचिएगा कि आपका क्या फाइनल टारगेट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज माई सजेशन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना चाहिए प्रिपरेशन में। जैसे आप सोचोगे कि मैं पीएसयू जाना चाहता हूँ, मैं एमटेक करना चाहता हूँ, या मैं निटी से एमबीए करना चाहता हूँ, या मैं गेट से कुछ और करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी स्टूडेंट गेट के लिए टारगेट करे, उसे स्टेप बाय स्टेप मूव करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मूव करने का क्या मतलब है, अगर गेट 100 नंबर का होता है तो आपको पहले 60 मार्क्स टारगेट करना चाहिए। आप जो इनिशियल 3-4 मंथ्स का प्रिपरेशन करते हो उसमें आपको सिर्फ 60 मार्क्स का प्रिपेयर करना चाहिए, 60 मार्क्स सॉलिड करने चाहिए। और एक बार आपका 60 मार्क्स सॉलिड होता है इनिशियल 4-5 मंथ्स में, लेटर ऑन यू कैन यू नो आप उस पर वर्क करके अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड कर सकते हो और आप 80 मार्क्स तक जाके पीएसयू भी एक्वायर कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप रेदर देन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कोई बैट्समैन बैटिंग करने उतरता है, क्या वो पहली बॉल से ये सोचता है कि मैं सेंचुरी लगाऊंगा? नहीं। अगर वो सोचता है तो हर बॉल को अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से खेलेगा। उसको उसका क्या स्ट्रैटेजी रहता है, जो बॉल मुझे आ रहा है वो मुझे अच्छे तरीके से खेलना है। अगर लूज बॉल मिलता है बाउंड्री मारना है, अगर अच्छा बॉल मिलता है छोड़ देना है, ठीक है। सो वो बॉल बाई बॉल खेलता है। आपने बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को देखा होगा जो ये कहते हैं आप कभी भी सेंचुरी मारने की मत सोचो, आप जस्ट बॉल बाई बॉल खेलो। अगर आप हर बॉल को अच्छे तरीके से खेलोगे आप पक्का सेंचुरी बना जाओगे। तो कहानी का सार ये है कि आप बहुत लंबा मत सोचो, आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करो, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ें प्रिपरेशन के दौरान जो बेसिक आपके साथ होंगी वो पहले डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक टेक्निकल प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, हमेशा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आप 1 to 2 मंथ के लिए प्रिपेयर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर का प्लान बनाते हैं। रिमेंबर प्लान मॉडिफाई होता रहता है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो आप 1 महीना प्रिपेयर करोगे, चीज़ें वैसे नहीं होगा जैसे आपने प्लान किया है, और आपको अपना प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमेशा आप 1-2 महीने के लिए प्लान करो, और 1-2 महीने में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट आप अपना जो शेड्यूल है या जो अपना प्लान है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डोंट मेक अनरियलिस्टिक प्लान, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं वो क्या कहते हैं, मैं 16 घंटा पढ़ लूँगा, मैं 18 घंटा पढ़ लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। गेट क्वालिफाई करने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल की ज़रूरत होती है। अगर आप उतना कर जाते हैं आप गेट में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे ऐसा प्लान मत बनाइए। आप 8 to 12 आवर्स का प्लान बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि अगर कंसिस्टेंटली रोज स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 8 to 12 आवर्स का जो टाइम होता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आप ऑलवेज प्लान फॉर 8 to 12 आवर्स मैक्सिमम, ओके। 12 आवर्स तब जब आप संडे ऑफ ले रहे हो।
नेवर कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। जब भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप प्लान बनाने जा रहे हो, आप कभी भी अपनी स्लीप, सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप 7 घंटे सोते हैं, आप 7 घंटे सोइए। आपको टाइम कौन सा सेव करना है? आप लोगों के साथ टी स्टॉल पे खड़े होकर गप्पे मारते हो, टाइम पास करते हो, वो टाइम आपको कट करना है। जो आपका ऐसा टाइम है जहाँ पे आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आपको वो टाइम कट करना है। स्लीप आपकी एकेडमिक्स का हिस्सा है। अगर आप 5-6 घंटे अच्छा नहीं सोओगे, आप दिन में अच्छा काम नहीं कर पाओगे। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन डिसिप्लिन अलॉन्ग विद मोटिवेशन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत कम समय तक सर्वाइव करता है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। बहुत बार आपका पढ़ने को मन नहीं करता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपका टारगेट क्या है। सो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। डिसिप्लिन आप हमेशा फॉलो कर सकते हो और लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको बहुत बार मोटिवेशन नहीं रहेगा, बट यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। आपने जो प्लान किया, आपको अकॉर्डिंगली ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर मेंटर। देखो, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे मेंटर होते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होगा, वो आप गलत को गलत और सही को सही कह पाएंगे। आप हमेशा ऐसा मेंटर पिक करिए जो आपको सही गाइड कर सके, जब आप गलत हो आपको इंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। बहुत बार ऐसे मेंटर के चक्कर में लोग फंस जाते हैं जो उनको सही गाइडेंस नहीं दे पाता है। करेला कड़वा होता है ना, मीठा, जो शुगर है वो मीठा होता है, बट डायबिटीज होने के बाद करेला खाना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज अपने लिए एक अच्छा मेंटर पिक करिए। उसकी बातें आपको मोमेंटली बुरी लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बेनिफिट देंगी। तो करेला आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट देने वाला है, चीनी आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान करने वाली है। तो हमेशा एक ऐसा मेंटर पिक करिए जो आपको सही दिशा में गाइड कर सके, ना कि ऐसी चीज़ें आपको बताए जिसमें आपकी खुशी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सुन के खुश होगे, आपको अच्छा लगेगा, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा मेंटर पिक करिए जो आपको सही गाइड कर सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत बार गलत गाइडेंस में फंस के अपना 1 साल बर्बाद कर लेते हैं। रिमेंबर, ओके। सो बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर मेंटर। ऑलवेज रिमेंबर, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग, आपका 30 साल का प्रोफेशनल करियर होगा, आप 1 साल प्रिपरेशन को दे रहे हो, 2 साल प्रिपरेशन को दे रहे हो। अगर आप 1 साल को प्रिपरेशन को दे रहे हो 1/13 उतना परसेंट ऑफ योर प्रोफेशनल टाइम, प्रोफेशनल करियर आप प्रिपरेशन पे दे रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। अगर आप 30 साल तक काम करोगे, आपने 1 साल दिया, 1/13 इतना परसेंट आपका प्रोफेशनल जो टाइम था वो आप प्रिपरेशन को एलोकेट कर रहे हो। सो अगर आप 1 ईयर एलोकेट करते हो, एज्यूमिंग योर प्रोफेशनल करियर इज ऑफ 30 ईयर्स, आप ऑलमोस्ट 3 to 3.5% ऑफ योर प्रोफेशनल करियर का जो टाइम है वो एलोकेट कर रहे हो प्रिपरेशन। सो इसलिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है। आपको हर पॉइंट पे चीज़ों को सही से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने करियर का 3.5% इन्वेस्ट कर रहे हो यदि आप 1 साल के लिए प्रिपेयर करते हो। यदि आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करते हो 7%, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक टाइम स्पेन होता है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 1 साल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेना है, ठीक है। एट द एंड जब भी आप प्रिपरेशन चालू करें, अगर आपको लगता है, आपका दिल कहता है आपको ये काम करना चाहिए, तो मैं ऐसा सोचता हूँ आपको जरूर काम करना चाहिए। हमेशा भगवान में भरोसा रखिए कि जो भी आप सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, वो चीज़ 100% आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आज नहीं तो कल आएगी। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऑलवेज हैव बिलीव इन गॉड एंड होप फॉर द बेस्ट। आप जैसा सोचेंगे आपकी लाइफ में वैसा होता जाएगा, और आप हमेशा भगवान में भरोसा रखिए, अच्छा ही होगा, राइट। ओके, सो इतना सब कुछ करने के बाद हम अब डिसाइड करते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें प्रिपरेशन करना है, तो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको प्रिपरेशन चालू करना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइक बहुत बार स्टूडेंट मुझसे ऐसा बोलते हैं कि सर हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे थे गेट के लिए, 2 महीने हम मटेरियल साइंस पढ़ते रह गए, राइट, 2 महीने मेटल कटिंग पढ़ते रह गए। तो हमेशा आपको सही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जरूरी है। सही सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन सा है, राइट, किस सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन सा है? वो सब्जेक्ट जो बाकी सारे सब्जेक्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ोगे, आप आरएसी नहीं पढ़ सकते, आप आईसी नहीं पढ़ सकते, आप पावर प्लांट नहीं पढ़ सकते।
फंडामेंटल सब्जेक्ट दूसरा कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स है। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे उसके कॉन्सेप्ट दूसरी जगह यूज होंगे, ठीक है। फंडामेंटल सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर है, फंडामेंटल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, डिजाइन पोर्शन में फंडामेंटल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सॉम है, राइट। तो आप ऐसे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनसे स्टार्ट करें। तो ये मैंने सीक्वेंस बताया है। आप मैथमेटिक्स से चालू कर सकते हैं, आप मैकेनिक्स से चालू कर सकते हैं, आप थर्मो से चालू कर सकते हैं। रिमेंबर मैकेनिक्स थर्मो में लिंक ज़्यादा नहीं है, तो आप मैकेनिक्स से भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेंबर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किए हुए ना करें, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किए हुए ना करें, राइट। हीट ट्रांसफर भी आप टीडी के बात करें। तो अगर आपको पहले 2 सब्जेक्ट पिक करना है, आप मैथमेटिक्स पिक कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पिक कर सकते हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स पिक कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पिक कर सकते हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, बहुत बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो अप्लाइड सब्जेक्ट से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक वेल्डिंग, कास्टिंग, है ना। दूसरे सब्जेक्ट से जो अप्लाइड है उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप कटिंग पढ़ रहे हो, आपको सॉम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का और प्लास्टिसिटी का, अदरवाइज आपको कटिंग और फॉर्मिंग समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा आप कोशिश करो कि आपको बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, राइट। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हो और उसके बाद आप वंस यू आर डन विद द बेसिक सब्जेक्ट, फंडामेंटल सब्जेक्ट, आप कोई भी अप्लाइड सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स कर लिया तो आप पहले आरएसी भी कर सकते हो या आईसी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप पावर प्लांट भी कर सकते हो, तो आईसी, आरएसी, पावर प्लांट आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, बिकॉज यू आर डन विद दी बेसिक सब्जेक्ट्स, ओके। टाइम टेबल आपको कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप 8 to 10 आवर्स का प्लान करिए। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं, स्पेशली जैसे मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो देखिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद 2 लाइव सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट को पहली बात तो लाइव और रिकॉर्डिंग में 2 चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा जो है लाइव को प्रेफर करिए। लाइव को प्रेफर करने का एक कारण है, आपको टीचर एक तो लाइव मिलेगा, यू कैन आस्क योर डाउट। सेकंड चीज़ लाइव प्रेफर करने का कारण ये है कि वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है जहां आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका जो अटेंशन है वो बना रहता है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है। बट जब आप रिकॉर्डेड करते हो, इट इज़ वेरी मोनोटोनस, कोई नहीं है इंटरेक्ट करने के लिए, आप अपना डाउट नहीं पूछ सकते। सो ऑलवेज प्रेफर लाइव ओवर रिकॉर्डेड। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं, जो लाइव कर ही नहीं सकते, देन यू हैव टू अटेंड रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में आपको थोड़ा सा अपना सेल्फ मोटिवेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि आप जो लेक्चर्स है उनको लगातार देखते रहो, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिकॉर्डेड देखना, ओके। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विद 2 लाइव सेशन पर डे और 2 रिकॉर्डेड सेशन। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन प्रिपरेशन करके उसका यूज टू हो जाओ, आप 3 सेशंस में भी जा सकते हो, ठीक है। 3 लाइव सेशन भी कर सकते हो, बट 3 से ज़्यादा नहीं करना है। 3 से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपके पास सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 लाइव करो, 1 रिकॉर्डेड करो। जो आप रिकॉर्डेड कर रहे हो वो आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पिक किया कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, 2 लाइव कर रहे हैं, आपको मैथ्स रिकॉर्डेड करना है, तो रिकॉर्डेड आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन करो, एक दिन छोड़ दो, एक दिन करो, ऐसे करके, तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। रिमेंबर, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। उससे क्या होता है, प्रिपरेशन में इंटरेस्ट टूट जाता है और फिर बाद में हमें बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इंटरेस्ट बना रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आपको 1 साल प्रिपेयर करना है। सो रिमेंबर, आपको टाइम टेबल में ऐसा सेट करना है कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 3 सब्जेक्ट एट मैक्स पढ़ रहे हो। आपको टाइम टेबल में डेली रिवीजन का जो पार्ट है वो ऐड करना है। आगे मैं रिवीजन, जब भी रिवीजन का पार्ट डिस्कस करूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग कि रिवीजन डिटेल में कैसे करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं हैंड रिटन नोट्स बनाएं, डिजिटल नोट्स बनाएं। डिजिटल नोट्स मतलब है आईपैड वगैरह पे लिख के नोट्स बनाएं। प्रिंटेड नोट्स मतलब बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स या इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं, और शॉर्ट नोट्स, इन पे मैं बात करूंगा। रिमेंबर, कभी भी आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहा है वो आपकी तैयारी में कभी काम नहीं करेगा। हमेशा रिमेंबर, आप ध्यान रखो एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है, जैसे आप लिख लिख के पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। पैसिव रिकॉल क्या, आप जस्ट पढ़ रहे हो तो आपको भूल जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो आपको प्रिंटेड नोट्स का कभी यूज़ नहीं करना है। प्रिंटेड नोट्स आपका नोट्स नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे एजुकेटर अपना ब्रांडिंग और चीज़ों करने के लिए प्रिंटेड नोट्स देता है, बट प्रिंटेड नोट्स मेरी समझ से इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते। आपको या तो डिजिटल नोट्स में भी आप लिख रहे हो, सपोज आप आईपैड या किसी भी डिजिटल चीज़ पे अपना नोट्स बना रहे हो, वो एक्टिव रिकॉल में जाएगा, ठीक है।
या आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। तो प्रिंटेड नोट्स को आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहा है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो अपना हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। सो ऑलवेज प्रिपेयर हैंड रिटन और डिजिटल नोट्स, अवॉइड प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स एक प्रकार का आप समझ लो कि आपको ऐसा मतलब फीलिंग जनरेट करता है कि आपको सब समझ में आ रहा हो, बाद में आपके साथ दिक्कत होती है। सो ऑलवेज प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हैंड रिटन में ही डिजिटल है, बस मोड ऑफ राइटिंग अलग है। जैसे आप वहाँ पेन और कॉपी पे लिख रहे हो, यहाँ आप आईपैड पे लिख रहे हो, सो दैट इज द डिफरेंस, बट दोनों है एक ही। प्रिंटेड नोट्स को अवॉइड करें, प्रिंटेड नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज करें फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर डिजिटल और हैंड रिटन नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप तब बनाएं जब आप सब्जेक्ट को एक दो बार पढ़ चुके हों, क्योंकि जब एक दो बार आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है। देन बेटर टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नोट्स प्रिपरेशन। स्पेशली प्रिंटेड नोट्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स से आपका जो सिलेक्शन है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ओके, कमिंग टू रिवीजन प्लान। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, और उनको एक प्लान भी दिया जाता है। वो प्लान क्या होता है कि बेटा आप पहले 6 महीने सिलेबस कवर कर लो, 6 महीने के बाद पढ़ना, 6 महीने के बाद रिवीजन करना। तो अभी स्टूडेंट क्या करता है, 6 महीने तक लगातार पढ़ता है, और 6 महीने बाद जब वापस आता है तो उसे सारे सब्जेक्ट भूल चुके होते हैं जो उसने 6 महीने के दौरान पढ़े होते हैं, और वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ता है और फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाता है, ठीक है। ये कॉमन सा प्रॉब्लम हर एस्पिरेंट के अंदर देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, रिवीजन कभी भी वन टाइम टास्क नहीं है, रिवीजन कंटिन्यूसली चलना चाहिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर डेली रिवीजन प्लान। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप 2 लेक्चर या 3 लेक्चर से ज़्यादा मत देखो, क्योंकि अगर आप 2 लेक्चर देखते हो तो 4 घंटे, अगर आप 3 लेक्चर देखते हो 6 घंटे, अगर आप 10 घंटे का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 4 घंटे हैं। उस 4 घंटे में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपका एक डेली रिवीजन प्लान होना चाहिए। डेली रिवीजन मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप डेली रिवाइज कर रहे हो। आपका एक लॉन्ग टर्म रिवीजन प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिवीजन प्लान का मतलब क्या है कि जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स आज आपने पढ़ लिया, आपको 3 महीने बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, थर्मोडायनेमिक्स भूल गए, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म रिवीजन प्लान, जहां आपको पता है कि मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहा हूं, और मुझे वो, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में अभी पढ़ा रहा हूं, सो अभी फेब है और मुझे एग्जाम देना है नेक्स्ट फेब में, तब तक मैं उसको वो सारी चीजें जो मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाई उसको तुम कैसे रिटेन करोगे, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म रिवीजन प्लान बनाना पड़ेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि ठीक है टीडी मैंने फेब में पढ़ा है तो मैं अप्रैल में रिवाइज करूंगा, मई में रिवाइज करूंगा, सितंबर में रिवाइज करूंगा, कैसे एक आपको प्लान डिस्कस करना पड़ेगा उस चीज का। रिवीजन फ्रॉम डिटेल नोट्स। शुरुआत में जो आपका डिटेल नोट्स, जो आप हैंड रिटन नोट्स है उनसे रिवाइज करो। जब मैंने बोला कि जब आप सब्जेक्ट को 1-2 बार पढ़ लो तब शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो हमेशा रिवीजन शॉर्ट नोट से करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो शॉर्ट नोट्स तो बनाते हैं बट शॉर्ट नोट से रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन वो डिटेल नोट से करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको यूज टू होना है। आप जो काम बार बार करोगे वही आपकी प्रैक्टिस में आएगा। तो जब भी आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, पहली बात तो 2-3 बार पढ़ने के बाद करो, और जब आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो तो हमेशा रिवाइज शॉर्ट नोट से करो, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में फीड होता जाएगा और वो चीज़, उस चीज़ के आप यूज टू होते जाओगे। आप देखो, अगर आप पेन भी चेंज करते हो तो आप लिखने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, आप कॉपी भी चेंज करते हो तो आप लिखने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, यहाँ तो आप पूरा नोट्स चेंज कर रहे हो। तो हमेशा जब भी आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो उनसे आधा डालो रिवीजन करने का, राइट। सो रिवीजन आखिरी पे ना छोड़ें कि 6 महीने बाद मैं रिवीजन करूंगा। रिवीजन आप पैरेलली करें तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। 100% मैं कह सकता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, 99.9% वो स्टूडेंट गेट में सक्सेस नहीं हो पाए हैं जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि वो 6 महीने पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ कंप्लीट फ्लॉप प्लान। आपको हमेशा रिवीजन साथ साथ करना है। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे आप रिवाइज करो, 6-7-8 घंटे आप अपना नया कंटेंट देखो। वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटा रिवीजन के लिए चाहिए या 3 घंटे रिवीजन के लिए चाहिए। दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आपको जैसे भी हो, बट जो सब्जेक्ट आपको एक बार पढ़ लेना है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमने प्रिपेयर किया था पूरे साल भर, लेकिन हमसे पूरे साल भर प्रिपेयर किया और हमसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं निकले, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है। क्या आप एग्जाम वाले दिन परफॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज द मेन पॉइंट। अगर आप 100 नंबर का पढ़ के गए थे और आपका 20 नंबर का 30 नंबर आया, क्या फर्क पड़ता है? उससे अच्छा तो आप 70 नंबर का पढ़ते हो, 70 नंबर का 70 नंबर एग्जाम में स्कोर करते। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज
कि आप एग्जाम वाले दिन क्या परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो। बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बट उनसे जब भी क्वेश्चन उनके सामने आता है वो रोने लगते हैं। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। जब भी आप रेगुलर कोर्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, आप टीडी पढ़ रहे हो, आप सोम पढ़ रहे हो, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमेशा ध्यान रखो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ऑलवेज सॉल्व वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, शुरुआत करते समय ही आप अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही मन से एक फॉर्मूला याद कर लिया, उसी एक फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, उससे बेनिफिट नहीं होता। आप 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, लेकिन 4 वैरायटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वो आपको ज्यादा बेटर देगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले होता है कि जब आप पढ़ो तो ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। सॉल्विंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, तो शुरुआत से ही याद डालो कि जो आप मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टेक्स्ट बुक्स को रेफर किया था कि कौन सा टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, तो आप उन बुक्स का यूज करके शुरुआत से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो। एक बार जैसे मैंने बोला कंटिन्यूसली रिवाइजिंग अर्लियर सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सॉम के लिए मैं टिमोशेंको एंड गेरे रेफर कर रहा हूँ, आपने प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके छोड़ दिया, वो भूल जाएगा। आपके लिए सही स्ट्रेटजी क्या है, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, प्रॉब्लम्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनको भूलने लगोगे। ठीक है ना, तो आपको पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ठीक है ना, बहुत बार स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, देयर आर 2 थिंग्स। पहला चीज होता है क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना, और दूसरा चीज होता है आपका स्पीड में सॉल्व करना। तो जब भी आप प्रिपरेशन चालू करते हो, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हो। सेकंड थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप स्पीड में सॉल्व कर रहे हो। तो यही मैंने लिखा है, इनिशियली फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट योर अटेंशन टू द स्पीड। ठीक है, शुरुआत में आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करना होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, शुरुआत में एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगेन मैं ध्यान दे रहा हूं, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, ओनली प्रैक्टिस इज की टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे करें, बार बार मेल पूछते हैं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के पीछे सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑलवेज फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स देन फॉर्मूलाज। हमेशा मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन को अगर मैं थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाता हूँ, लेकिन एट द एंड बच्चों को ये सिखाता हूँ कि देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही सब कुछ है। ठीक है, आप एंट्रोपी में जा रहे हो, एंट्रोपी बैलेंस ही सब कुछ है। एक्सर्जी में जा रहे हो, एक्सर्जी बैलेंस ही सब कुछ है। तो आपको हमेशा फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान, फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आपको पता है कि अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन को कैसे निकालना है। सो ऑलवेज फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स देन फॉर्मूलाज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, डेरिवेशन करे ना करे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन क्यों करना। देखो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझने में हेल्प करेगा। तो डेरिवेशन को जहां तक हो सके स्किप मत करो। बहुत बार ऐसा होता है कि डेरिवेशन स्किप करना पड़ता है, क्योंकि मतलब वो फिर एकदम आउट ऑफ द ट्रैक जाता है, हर चीज को हम डिराइव कर पाए ऐसा भी संभव नहीं है। बट जहां तक संभव हो सके आप डेरिवेशन करो। डेरिवेशन आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड, थ्योरी का बैकग्राउंड समझने में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा बोलते हैं कि जब एग्जाम एमसीक्यू टाइप का है, एमएसक्यू टाइप है, नेट टाइप है, तो हम कन्वेंशनल प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करें। हमेशा ध्यान रहे, एग्जाम कैसा भी हो आपको कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन स्किप नहीं करना है जहां तक हो सके, और कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। भले ही एग्जाम एमसीक्यू है, बट आपको कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट प्रिपरेशन पूछते हैं, सिलेबस कब कंप्लीट कर लें। बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी भी मिल गया होगा, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो और फिर 6 महीने में रिवीजन कंप्लीट करो। मैं इस स्ट्रैटेजी को कभी सपोर्ट नहीं करता, और मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये देखा कि ये स्ट्रैटेजी कभी काम भी नहीं करता। और जो लोग ऐसे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने 1 साल इन्वेस्ट किया होगा, वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन टू कंप्लीट सिलेबस। मैं पहले बता दूं, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप कुछ ना समझ के सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देने गए, गेट का एग्जाम देने गए,
ठीक है, बट उनका 20 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है। इससे अच्छा तो वो 70% सिलेबस करते, अच्छे से करते, उनका 60-70 नंबर आता, अच्छा रैंक आ जाता। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज फोकस मोर ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी, ठीक है ना। हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें क्वांटिटी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। कंप्लीटिंग सिलेबस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पुअर कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप जल्दी जल्दी पढ़ो और आपके कॉन्सेप्ट पुअर हो जाए। उससे आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन गेट में मार्क्स नहीं आएगा। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगेन स्टूडेंट ये पूछते हैं कब सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। मेरा ये मानना है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी स्ट्रैटेजी में क्या है कि रिवीजन पैरेलल चलता है, उसके हिसाब से आप मिड ऑफ दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है ना। तो अगर आप साथ साथ मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, साथ साथ रिवीजन कर रहे हो, आप 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट कर सकते हो। उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसी आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी जिसमें आपको बोला जाएगा आप सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लो, अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो रिवीजन अक्टूबर के बाद चालू करते हो, तब तक आप सब भूल चुके होंगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको रिवीजन पैरेलल करना है। आप 15 दिसंबर तक इजीली सिलेबस नया चीज़ें पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागें, क्वालिटी के पीछे भागें। अगर आपका 80% सिलेबस भी अच्छे से हो गया तो आप एक रैंक करोगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। अभी क्या है, हमेशा स्टार्ट करना है फंडामेंटल सब्जेक्ट से, इस पर मैं बता चुका हूँ। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, आप मैकेनिक्स से चालू कर सकते हो, मैथमेटिक्स से चालू कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स से चालू कर सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स से चालू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मत करना, मटेरियल साइंस शुरुआत में मत करना। मटेरियल साइंस इज वेरी बेसिक सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम गेट में थोड़ा सा कम पूछा जाता है। ईएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएससी के लिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं हमेशा ये कहूँगा पहले बेसिक से चालू करो, और बेसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, तो आप अच्छे से पहले मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो। बाकी आप टीडी, मतलब अगर आप बिना मैकेनिक्स पढ़े टीडी चालू करोगे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड करना है तो मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स आर द 2 सब्जेक्ट जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगेन मैथमेटिक्स गेट में आता भी 15 नंबर का, मैकेनिक्स तो अगेन 3 to 4 मार्क्स का आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। बट मैकेनिक्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट सोम में भी यूज़ होते हैं, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी यूज़ होते हैं, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं, मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होते हैं, इवन प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। तो अगर आप मैकेनिक्स पहले अच्छे से पढ़ लो तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ये तो बोलते हैं कि बुक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना क्वेश्चन सॉल्व करें हर सब्जेक्ट में? इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन मैं जितने 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक हर सब्जेक्ट में बीट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीट, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी 100 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम नहीं बनता है। अगर आप अलग अलग वैरायटी का 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो आपको सब्जेक्ट पे ग्रैप हो जाएगा। ओवर एंड अबव आपका टाइम पे डिपेंड करेगा और आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आप उससे ज़्यादा कितना कर ले जाते हो। लेकिन 100 प्रॉब्लम्स अगर आप किसी सब्जेक्ट में सॉल्व कर रहे हो अलग अलग नेचर का, रिमेंबर आप रिपीट मत करो कि सेम कॉन्सेप्ट पे आप प्रॉब्लम रिपीट करो, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर आप 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन 100 का नेचर अलग अलग होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। फोकस मोर ऑन क्वालिटी क्वेश्चन एज वेल एज डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू टाइप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप 100 गिन लो। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो और अलग अलग टाइप के, मतलब क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो 100 न्यूमेरिकल्स भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं पर सब्जेक्ट। आप देखो 11-1200 न्यूमेरिकल बन जाएगा, अलग अलग वैरायटी का 11-1200 न्यूमेरिकल बनता नहीं है, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको करना है, कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स में मैं बात करूंगा प्रिपरेशन के दौरान। ध्यान रहे मैं ये जो आपको गाइडेंस दे रहा हूँ इट्स वेरी ऑनेस्ट गाइडेंस, और पूरे अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद एक आपको जेन्युइन जो गाइडेंस है वो मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी 100% ऑनेस्ट वाइल डिस्कसिंग थिंग्स विद यू, ताकि आपको एक साल पढ़ने के बाद ऐसा ना महसूस हो कि सर ने कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल टाइप का बोल दिया था जो हम कर दे सकते थे, ठीक है ना। हमेशा सबसे पहला चीज़ फॉलो एक्सपीरियंस एंड गुड टीचर, मतलब अच्छा मेंटोर अपने लिए चूज़ करो, अच्छा टीचर चूज़ करो। अच्छा टीचर का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आप हमेशा ऐसे एजुकेटर को फॉलो करो जिसने ऑलरेडी रैंक्स प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, जिसके गाइडेंस में ऑलरेडी
बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप रैंक ला चुके हैं जो आपको सही दिशा में गाइडेंस दे रहा है, ना कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत जगह आदमी ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पे उसका टाइम वेस्ट होता है। कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लोगे, 18 घंटे पढ़ लोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको रोज 8 घंटा 10 घंटा पढ़ोगे, वो मैटर करता है। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक दिन 24 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको 8-8 घंटे रोज पढ़ना है। ठीक है। हेल्थ, बहुत बार जब हम प्लान बनाते हैं हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। रिमेंबर, मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट देखा है जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आके बीमार होकर 1-2 महीना उनका वेस्ट हो जाता है, पूरा प्रिपरेशन चौपट हो जाता है। जिस दिन से आप प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि अगर आप 1 महीने के लिए बीमार हो गए तो आपका जो प्रिपरेशन है पूरा खराब हो जाएगा। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, अगेन ये आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है। मेडिटेशन मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि इससे पहले आप 8 घंटे 9 घंटे कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको 8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़ना है। तो आपको मेडिटेशन मैं सबको रिकमेंड करूँगा, हर रोज हर स्टूडेंट 20 मिनट मेडिटेशन करे। एक्सरसाइज, अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट हैं या ऐसा है तो आप एक्सरसाइज करो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लाइट कंटेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में, एजुकेटर लाइट कंटेंट हल्का हल्का चीज़ें पढ़ाते हो, पढ़ के खुश रहते हैं, उसमें मज़ा तो आता है, बट 1 साल बाद पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो रिमेंबर, लाइट कंटेंट से बचें। ओके। वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम क्या है? देखो, अगर मैं आपको 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, आप 20 मिनट टाइम दे रहे हो, तो आपको 20 मिनट के इक्विवेलेंट आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक ऐसे जब आप क्लास कर रहे हो, तो अगर मैं आपको 2 घंटे आपका टाइम ले रहा हूँ, तो 2 घंटे की इक्विवेलेंट आपको कंटेंट मिलना चाहिए। सो ऑलवेज, जैसे लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, मैं बोलता हूँ नहीं, वैल्यू फॉर मनी तो अच्छा है, लेकिन वैल्यू फॉर टाइम उससे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई 4 घंटे आपका टाइम ले रहा है, 4 घंटे की क्लास ले रहा है और कंटेंट आधा घंटा और 1 घंटे का डिलीवर कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। ऑलवेज वैल्यू फॉर टाइम। अगर आप 2 घंटे का क्लास कर रहे हैं तो आपको कॉपी में पता होना चाहिए कि हाँ मैंने 2 घंटे का कंटेंट लिखा है। ठीक है। सो जैसे हम लोग प्रोडक्ट में बोलते हैं कि मैंने पैसा लगाया तो क्या मुझे उसका रिटर्न मिला, ऑलवेज आपने टाइम इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न मिला या नहीं मिला, ये आपको सोचने की जरूरत है। बहुत लोग नहीं सोचता है। ठीक है ना। तो अगर आप 2 घंटे क्लास कर रहे हैं, आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 2 घंटे की इक्विवेलेंट कंटेंट मिलना चाहिए। हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको पॉजिटिविटी दे। ठीक है ना कि ऐसे लोग बनाएं गेट इज़ वेरी टफ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, सबसे नहीं हो पाता है, ये निगेटिव लोग हैं। देखो, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, हम सब लोग होप पे चल रहे हैं कि हाँ हम आज सोएंगे तो कल उठेंगे नहीं उठेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी बिलीव करते हैं कि हम कल उठेंगे, कल के लिए हम प्लान करते हैं। सो ऑलवेज मेक पॉजिटिव पीपल। डेथ एक सर्टेन चीज़ है, सबको एक दिन मर जाना है। कोई ना कोई दिन एक ऐसा जरूर आएगा जब कल नहीं होगा। हर रोज़ हमारा कल होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कल नहीं होगा। तो हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताएं, आपको आपके करियर और लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करें। हमेशा स्टडी ग्रुप बनाओ, 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप बना लो जो सेम टारगेट रखते हैं, जो गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए एस्पायर कर रहे हैं। सो उनके साथ आप एक ग्रुप बना लो, वो आपको हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज के लिए मैं आखिरी में बताऊंगा, अभी टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, 1-2 महीने प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली कीजिए, वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है। 1 से 2 महीने के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस कैसे देना है वो सब चीज़ें लेके एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। ओके। सो आई होप कि ये जो पूरा सेशन है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपको कंटेंट जो रियलिटी है वो बता सकूं, और अगर इस प्रोसेस में कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बी ऑनेस्ट वाइल गाइडिंग यू फॉर दिस गेट 2023। इसके साथ मैं आप सब लोगों को बोलूँगा गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2023 प्रिपरेशन। थैंक यू।